हेलो बच्चों, नमस्कार। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, उसका लिमिटेशन क्या होता है, ये सब जानने के बाद आज हम एक नई थ्योरी शुरू करेंगे। इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। मेक श्योर करना कि इनके पॉइंट्स को, इनके थॉट प्रोसेस को जैसे मैं बताऊं वैसे आप दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। तो आइए, सबसे पहले मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स या assumptions को लिखता हूं। पहला पॉइंट, एज पर CFT, comma, the interaction between the CMI and the ligands is purely electrostatic or Coulombic in nature, just like the interaction between cation and anion in an ionic crystal। देखो, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? पहला पॉइंट ये बोल रहा है बेटा कि CFT ये बोलता है कि CMI और लिगैंड्स के बीच का जो आपस में इंटरेक्शन है, CMI और लिगैंड के बीच का जो आपस में फोर्स है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या कुलोम्बिक। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या कुलोम्बिक। और इसको किससे कंपेयर किया? इट इज जस्ट सिमिलर, इट इज जस्ट सिमिलर टू द इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन एन आयोनिक क्रिस्टल। क्या बोल रहा है बेटा कि जिस तरह आयनिक क्रिस्टल में कैटायन और एनायन के बीच कोलॉम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही क्या होता है, मेटल और लिगैंड के बीच में भी जो फोर्सेस होते हैं वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक। जैसे मान लो मैंने कोई आयनिक क्रिस्टल लिया बेटा, NaCl, तो उसमें Na प्लस और Cl माइनस कैटायन और एनायन के बीच कोलॉम्बिक फोर्स लगते हैं कि नहीं, जिसको आप बोलते हो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक ऐसा ही कोलॉम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किसके बीच लगता है? ठीक ऐसा ही कोलॉम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन लगता है बेटा मेटल और लिगैंड्स के बीच। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेकेंड पॉइंट देखते हैं बेटा। द CMI is assumed to be point positive charge while the ligand is assumed to be a point negative charge, be a point negative charge in case of anionic ligand or a point dipole in case of cationic या neutral ligand with its positive end directed towards the CMI। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि पहले पॉइंट के अनुसार आपने क्या बोला कि मेटल और लिगैंड के बीच का इंटरेक्शन क्या होता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अब अगर मेटल और लिगैंड के बीच का इंटरेक्शन कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इसका मतलब हमें किसी एक पॉइंट को एज्यूम करना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज
और किसी एक पॉइंट को क्या अज्यूम करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। तो वही कह रहा है कि CMI को हम क्या अज्यूम करते हैं, CMI इज अज्यूम टू बी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। CMI को हम क्या अज्यूम करते हैं, इट इज अज्यूम टू बी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। और बेटा लिगैंड्स को हम क्या अज्यूम करते हैं, लिगैंड्स को हम अज्यूम करते हैं बेटा पॉइंट नेगेटिव चार्ज। लिगैंड को हम पॉइंट नेगेटिव चार्ज कब अज्यूम करते हैं, अगर लिगैंड एनायनिक है। लेकिन अगर लिगैंड कैटायनिक है या अगर लिगैंड न्यूट्रल है बेटा, तो लिगैंड को हम क्या अज्यूम करते हैं, तब हम लिगैंड को अज्यूम करते हैं एज अ पॉइंट डाइपोल। ठीक है ना। और ये डाइपोल क्या करता है, अपना पॉजिटिव एंड CMI की तरफ डायरेक्ट करता है, क्योंकि CMI तो पॉजिटिवली चार्ज आपने माना ना। आई एम सॉरी, एक मिनट, ये सही कर लो जरा। विथ इट्स नेगेटिव एंड होगा ना, विथ इट्स नेगेटिव एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द CMI। क्यों, क्या कह रहा है बेटा, अगर लिगैंड हमारा कैटायनिक या न्यूट्रल रहेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे पॉइंट डाइपोल। ठीक है ना। और डाइपोल जब हम मानेंगे तो उसमें दो एंड रहेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब CMI को जब हमने पॉजिटिवली चार्ज मान लिया है, तो डाइपोल जो कि लिगैंड है उसका नेगेटिव एंड CMI की तरफ फेस करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, वेरी इजी। चलिए फिर अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट थॉट पॉइंट। इन केस ऑफ, या फिर ऐसे लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ any ligand field, comma, the 5d orbitals of the CMI have same energy and are degenerate. Full stop. In the presence of spherically symmetrical field, in the presence of spherically symmetrical ligand field, comma, the energy of 5d orbitals increases by same amount and the degeneracy is maintained. अभी इन सारे पॉइंट्स में समझाता हूं बेटा, फुल स्टॉप। However, in the presence of ligand field of a particular geometry, which can be tetrahedral or octahedral or square planar, comma, the d orbitals faces unequal repulsion and they are no longer degenerate because their energy changes by different amount. समझो बेटा, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको आगे भी और अच्छे से समझाया जाएगा। देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि जब in the absence of any ligand field the 5d orbitals of the CMI have same energy and are degenerate। क्या कह रहा है बेटा, जब CMI के आसपास कोई लिगैंड नहीं होगा, जब CMI के आसपास कोई लिगैंड नहीं होगा बेटा,
तो जो 5 और डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे मान लो 3d ऑर्बिटल्स 5 होंगे ना, तो जो 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे उन सभी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और हेंस वो क्या रहेंगे, डीजेनरेट रहेंगे। डीजेनरेट हम कब बोलते हैं, व्हेन द ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। तो जब सीएमआई लिगैंड के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, जब सीएमआई के आसपास कोई लिगैंड नहीं होगा बेटा, तो क्या होगा, तब पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। आगे बोल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगैंड फील्ड द एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट एंड द डिजेनरेसी इज मेंटेन्ड। क्या कह रहा है, कह रहा है अगर सीएमआई के आसपास, अगर सीएमआई के आसपास जो लिगैंड आए वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो, मतलब हर ओर से लिगैंड जो है वो सीएमआई को सेम रिपल्जन करा रहा है, चारों ही डायरेक्शन से, तो क्या होगा, तब चारों डायरेक्शन से सेम रिपल्जन होगा, तो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ेगी, और चूंकि एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ी, इसलिए अभी भी डिजेनरेसी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट ये बोल रहा है बेटा, however in the presence of ligand field of particular geometry which can be tetrahedron, octahedron or square planar, comma, the d orbital faces unequal repulsion and they are no longer degenerate because their energy changes by different amount। क्या बोल रहा है, हालांकि अगर किसी गिवन ज्योमेट्री का, मान लो अब लिगैंड ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में आ रहे हैं, अब अगर लिगैंड ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में आ रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ डी ऑर्बिटल्स जो है, डिपेंडिंग ऑन देयर शेप एंड ओरिएंटेशन, कुछ डी ऑर्बिटल्स लिगैंड को डायरेक्टली फेस करेंगे, कुछ डायरेक्टली फेस नहीं करेंगे। मान लो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहाइड्रन रही, तो क्या होगा, लिगैंड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएंगे 109 डिग्री 28 मिनट से मान लो, तो हो सकता है कुछ डी ऑर्बिटल्स लिगैंड के रास्ते में आ जाएं, तो ज्यादा रिपल्जन फेस करेंगे, कुछ डी ऑर्बिटल्स लिगैंड के रास्ते में नहीं आए तो कम रिपल्जन फेस करेंगे। अब क्या होगा, अब डी ऑर्बिटल्स विल नो लॉन्गर रिमेन डिजेनरेट और उनकी एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको लिखो, इसको हम ढंग से हम समझेंगे। अभी ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है ना। तो अभी जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सीएमआई और लिगैंड के बीच का इंटरेक्शन कैसा होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, जस्ट लाइक द कैटायन एंड एनायन इन एन आयनिक क्रिस्टल। दूसरा पॉइंट का, सीएमआई को हम अज्यूम करेंगे पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, लिगैंड को हम क्या अज्यूम करेंगे, पॉइंट नेगेटिव चार्ज या पॉइंट डाइपोल। और तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, जब तक कोई लिगैंड नहीं रहेगा तो सीएमआई के पांचों डी ऑर्बिटल्स डिजेनरेट रहेंगे। स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगैंड फील्ड आया तब पांचों की एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इक्वल अमाउंट में बढ़ेगी, इसलिए अभी भी सभी की एनर्जी क्या है, सेम है। हालांकि किसी पर्टिकुलर लिगैंड फील्ड में क्या होगा, पर्टिकुलर ज्योमेट्री में क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स अनइक्वल रिपल्शन फेस करेंगे और उनकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग अमाउंट से चेंज होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा, अब आगे बढ़ने के लिए हमें शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स को रिवाइज करना पड़ेगा। डी ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है ये आप पढ़ते हो क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बट स्टिल आइए हम रिवाइज कर लेते हैं। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अब 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको मैं बना रहा हूं। ये मैंने बनाया एक्सिस, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये पता होता है आपको, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं एक कलर और ले लेता हूं, आइए ग्रीन ले लेता हूं मैं। अगर मैं इसको एक्स और वाई मान लूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ई एक्स वाई पढ़ा होगा। अगर मैं इसको वाई और जेड मान लूं तो डी वाई जेड, और अगर मैं इसको जेड और इसको एक्स मान लूं तो डी जेड एक्स या डी एक्स जेड। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये क्या हो जाता है बेटा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर ये जेड एक्सिस है तो डी जेड स्क्वायर। याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब जरा देखो बेटा, जो ऊपर के 3 डी ऑर्बिटल्स जो हैं, जो ऊपर के 3 डी ऑर्बिटल्स हैं
उसमें देखो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन बिटवीन दी एक्सिस है कि नहीं। जैसे dxy में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन x एंड y एक्सिस है, dyz में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन y एंड z एक्सिस है, और dzx में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन z एंड x एक्सिस है। इसलिए जो ऊपर के 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं जिनको मैंने रेड कलर से बनाया है, इनको हम बोलेंगे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है, वो एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस के बीच में है, तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। जबकि अगर मैं नीचे के दो डी ऑर्बिटल्स को देखूं, देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई एक्सिस पे है कि नहीं। डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे है मेनली, हाँ एक्स वाई प्लेन में भी है थोड़ा सा रिंग के फॉर्म में, लेकिन मेनली कहाँ है, जेड एक्सिस में। तो नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आया, ऑन दी एक्सिस आया, तो इनको हम बोलते हैं बेटा एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या हम बोलेंगे बेटा, एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं इन ऑर्बिटल्स को अब एक क्यूब में विजुलाइज कराता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। लेट अस विजुलाइज दीज ऑर्बिटल्स इन अ क्यूब, ठीक है। देखो, लेट अस विजुलाइज दीज ऑर्बिटल्स इन अ क्यूब। बहुत ढंग से बेटा समझो इसको, बहुत प्यार से आप समझो, इंटरेस्टिंग चीज है, मैं समझा समझा के बढ़ाऊंगा आगे को, आगे आपको। अच्छा, जैसे मान लो ये क्यूब है, ठीक है ना। तो किसी भी क्यूब में 6 फेस होते हैं ना, टॉप, बॉटम, दिख रहा होगा, लेफ्ट एंड राइट, एंड ऑफ कोर्स फ्रंट एंड बैक, ठीक है। और ये जो मैंने बनाए हैं डॉट से, ये क्या है, ये इन फेसेस के फेस सेंटर है। और मैंने क्या किया, इन फेस सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए, ठीक है ना। टॉप एंड बॉटम, फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब जो एक्सिस होती है बेटा, जो एक्सिस होती है वो इन फेस सेंटर से ही पास करती है। दिस इज नोन एज द एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस, एंड दिस एज जेड एक्सिस, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं क्या, एक्सिस passes through the face center, face centers of 6 faces। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूं, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है तो। लेट मी ड्रॉ इट अ बिट प्रॉपरली, है ना। आई थिंक दिस इज मोर क्लियर नाउ, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप समझो क्या। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या समझना है, अब मैं क्या करूंगा, इन डी ऑर्बिटल्स को इन एक्सिस पे रखूंगा। जरा देखो तो बेटा, जो आपके एक्सियल वाले हैं, जो आपके एक्सियल वाले हैं, उनके लोब एक्सिस पे लाई करेंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो एक्सियल वाले को सपोज करो मैं बना रहा हूं ग्रीन पेन से। लेट मी ड्रॉ द एक्सियल वन विद द ग्रीन पेन। बताओ, ये एक्सियल वाले का रिप्रेजेंटेटिव हुआ कि नहीं, बताओ, ठीक है ना। इसका मतलब जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ध्यान से, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, क्या उनके लोब, क्या उनके लोब फेस सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, छह फेस सेंटर की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक्सिस पॉइंट करता है फेस सेंटर से, क्योंकि एक्सिस पॉइंट करता है फेस सेंटर से, इसलिए एक्सियल वाले के भी लोब कहाँ पॉइंट करेंगे, फेस सेंटर की तरफ। तो मैं लिख देता हूं क्या, लोब्स ऑफ एक्सियल डी ऑर्बिटल्स पॉइंट towards the 6 face centers of the cube। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब एक्सियल को तो सर बना दिया आपने, सर अब जरा नॉन एक्सियल दिखा दीजिए।
अच्छा, नॉन एक्सियल में दिखाऊं उससे पहले मैं आपसे पूछूं, किसी क्यूब में कितने एजेस होते हैं? बताइए जरा। किसी क्यूब में कितने एज होते हैं? 12 होते हैं ना। दिखा देता हूं मैं, रिवीजन है ये, है ना, 10th के टॉपिक का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किसी क्यूब में क्या होते हैं बेटा? 12 एजेस होते हैं। और जो मैंने रेड कलर से पॉइंट किया वो उन एज के क्या है? एज सेंटर है। वो उन एज के क्या है? एज सेंटर है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ज्यादा मिट गया क्या? क्यूब कर दूं इसको। तो देखो, अब नॉन एक्सियल कैसे रहेगा? नॉन एक्सियल कुछ ऐसे रहेगा। मैं dxy को बनाता हूं। क्या नॉन एक्सियल वाला कुछ ऐसे रहेगा कि नहीं, बताओ। अब जो नॉन एक्सियल वाला है, जरा देखो, क्या ये एज सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है कि नहीं बेटा? इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एज सेंटर। जैसे ये वाला यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। इस तरह देखो, 3 नॉन एक्सियल है ना, बताओ। और नॉन एक्सियल वाला कहाँ पॉइंट कर रहा है? टुवर्ड्स द एज सेंटर ऑफ द क्यूब। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिखता हूं, lobes of the non-axial d orbitals point towards the 12 edge centers of the cube। भाई, एक नॉन एक्सियल के पास 4 लोब और ये चार एज सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल 3 होते हैं ना। तो एक में अगर 4 लोब तो 3 में 12 लोब, और ये 12 क्या करेंगे? 12 एज सेंटर की तरफ पॉइंट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? श्योर? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमने देखा कि डी ऑर्बिटल्स हम किसी क्यूब में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे कि ये डी ऑर्बिटल की जो डिजेनरेसी है, ये ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में कैसे वो डिस्ट्रॉय होती है। आपने लिखा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर लिगैंड फील्ड द डिजेनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल इज डिस्ट्रॉयड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज ऑफ अनइक्वल रिपल्जन। तो अनइक्वल रिपल्जन कैसे होगा, अब हम आगे वही देखेंगे, ठीक है। देखिए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या? ऑक्टाहाइड्रल लिगैंड फील्ड। ज्यादा ऊपर हो गया क्या? इसको थोड़ा नीचे। ऑक्टाहाइड्रल लिगैंड फील्ड। चलिए आइए, अब देखो, तो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में 6 लिगैंड्स होते हैं कि नहीं? और ये 6 लिगैंड्स जो हैं, ये अप्रोच करते हैं फ्रॉम दी एक्सिस। ये बात ध्यान देना है। ऑक्टाहाइड्रल लिगैंड के, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री के जो 6 लिगैंड होते हैं, ये अप्रोच करते हैं कहां से? फ्रॉम दी एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो एक लिगैंड ये आया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। और जो हमारे ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशन थी बेटा, ये एक्सियल वाले की रिप्रेजेंटेटिव और ये नॉन एक्सियल वाले की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो, तो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में जो लिगैंड्स आए वो कहां से आए? ऑन द एक्सिस आए हैं। और चूंकि वो ऑन द एक्सिस आए हैं, तो डायरेक्ट रिपल किसको करेंगे? वो डायरेक्ट इंटरेक्शन किससे करेंगे? वो एक्सियल वाले को डायरेक्टली फेस करेंगे कि नहीं, बताओ। इसका मतलब
जो एक्सियल डी ऑर्बिटल है वो ऑक्टाहेड्रल लिगैंड फील्ड में क्या करेगा, ज्यादा रिपल्जन फेस करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं क्या, इन octahedral geometry, in octahedral geometry, comma क्या, the ligands, the six ligands approach from the six face centers, ब्रैकेट में क्या, एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Hence the axial d orbitals directly face the ligand and hence they face more repulsion as compared to non-axial d orbitals। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पॉइंट कह रहा है बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो 6 लिगेंड होते हैं ये कहां से अप्रोच करते हैं, ये 6 फेस सेंटर या एक्सिस से अप्रोच करते हैं। तो जो एक्सिस पे डी ऑर्बिटल लाई करते हैं जो कि एक्सियल होते हैं वो ज्यादा रिपल्जन फेस करेंगे एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑक्टाहेड्रल लिगैंड फील्ड में ज्यादा रिपल्जन कौन फेस किया, ज्यादा रिपल्जन कौन फेस किया बेटा, एक्सियल डी ऑर्बिटल ने ज्यादा रिपल्जन फेस किया एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल। और जब एक्सियल ने ज्यादा रिपल्जन फेस किया तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सियल ने ज्यादा रिपल्जन फेस किया तो ऑब्वियस सी बात है एक्सियल वाले की एनर्जी जो है वो नॉन एक्सियल वाले से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी जो है वो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की ज्यादा होगी बेटा एज कंपेयर टू व्हाट, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर? इसको पढ़ लो, समझ लो और इसको आप दिमाग में बैठाना, ठीक है ना? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।